मैं रोड पर खड़ी लड़की को खैरात देने लगा तो वो बोली, साहब जी मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपने साथ ले जाएं, जो कहेंगे मैं करूँगी। मेरी माँ बीमार है, चचा ने मुझे यहाँ खड़ा कर गए हैं, कहते हैं अपना जिस्म बेच कर पैसे कमा लो। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने अपना पैसे से भरा हुआ बटुआ निकाला और उसे दे दिया और कहा, आज के बाद तुम यहाँ नजर ना आना। कई साल बाद मुझे लाइलाज बीमारी हो गई। मेरी औलाद डर की वजह से मेरे करीब ना आती, डॉक्टर भी डर डर कर मेरे पास आते कि कहीं ये बीमारी उन्हें ना लग जाए। तब एक डॉक्टर लड़की ने मेरे हाथ चूमे और कुरान खोलकर रो रो कर अल्लाह से मेरी सेहत याबी के लिए दुआ मांगने लगी। मैं उस लड़की को गौर से देखने लगा। उसके आंसू कुरान पर गिर रहे थे। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब उस लड़की ने मेरा नाम हमाद है, मेरे गरीब माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहते थे, मगर मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मैं हर वक्त अमीर बनने के शॉर्टकट रास्ते ढूंढता रहता था। इसी चक्कर में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की एक अमीर लड़की रिमशा, जिसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके साथ दोस्ती लगा ली। उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के करीब आने लगा। वो जैसा चाहती थी मैं हमेशा वैसा ही बनकर उसके सामने आता। मैं भी खूबसूरत था, इसलिए जल्द ही वो मेरे मोहब्बत के जाल में फंस गई और ख़ुद ही मुझसे शादी के लिए कह दिया। वो मेरी जीत का दिन था। अब मेरे सारे ख्वाब पूरे होने वाले थे। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, रिमशा मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिमशा ने बताया उसके अब्बू बहुत सख्त हैं, लेकिन वो भी झुकने वाले नहीं, अपनी ज़िद मनवा कर रहेगी। उसने मेरे लिए हर हद पार करके कई दिन उसने घर में झगड़ा किया। उसके बाप ने कहा, एक मामूली गरीब सा लड़का, तुम होश में तो हो? रिमशा ने कहा, बस मुझे हमाद से शादी करनी है, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। बेलाखिर बेटी की ज़िद के सामने उसका बाप झुक गया। शादी सादगी से हुई, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी शुरू हुई वो बिल्कुल सादा न थी। शादी के बाद ज़िंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। बड़े बंगले में दाखिल होते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं वाकई कुछ बन गया हूँ। हर तरफ नौकर, गाड़ियाँ, महंगे सूट और एक ऐसा वकार जो कभी मेरे ख्वाबों में भी नहीं था। रिमशा हर वक्त मेरे साथ खड़ी होती, हर काम में मेरे राह लिए जाती, हर फैसले में मेरी मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती। शुरू के दिन बहुत खुशगवार गुजरे। मुझे बिज़नेस की मीटिंग्स में ले जाया गया, फैक्ट्रियों के दौरे हुए, मुख्तलिफ क्लाइंट से तारुफ हुआ। रिमशा के वालिद कभी संजीदा नज़रों से मुझे देखते, कभी खामोशी से सर हिला देते। मैं उनकी नज़रों में वो मुकाम हासिल करना चाहता था जो वो रिमशा के लिए रखते थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि वो नहीं जो दिखता हूँ। एक शाम अचानक रिमशा के वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। हार्ट अटैक था। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच ना सके। सब कुछ जैसे पलक झपकते बदल गया। बंगले में खामोशी छा गई। रिमशा का चेहरा जर्द हो गया और मैं उलझ गया। मुझे दुख हुआ, हाँ, लेकिन इस दुख के साथ एक अजीब सा एहसास भी आया, अब ये सब कुछ मेरा है। कुछ ही दिनों बाद वकील ने मुझे बताया कि रिमशा के वालिद ने अपनी ज़िंदगी की सारी जायदाद, फैक्ट्रियाँ, बैंक अकाउंट्स और बिज़नेस का मुकम्मल कंट्रोल मेरे नाम कर दिया है। रिमशा वहद वारिस थी और उसने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। अब आप ही सब कुछ संभालेंगे सर, वकील ने फाइल बंद करते हुए कहा। मैंने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। ये वही था जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था। अब मैं वो हमाद नहीं रहा था जो फीस के लिए नोट्स बेचता था। अब मैं एक मुकम्मल बिजनेसमैन था, वो भी कामयाब, अमीर और बाअसर। मैंने रिमशा का शुक्रिया अदा किया, उसके सर पर हाथ रखा। वो सिर्फ इतना बोली, मुझे खुशी है कि अब्बू ने तुम्हें काबिल समझा, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। रिमशा ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगा। मैं रोज़ फैक्ट्री जाता, फिर वापसी पर देर रात आता, कभी बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स, कभी किसी 5 स्टार होटल में डिनर।
रिमशा सवाल ना करती, शायद इसलिए कि वो मुझे मुकम्मल भरोसा दे चुकी थी। मेरे माँ बाप शहर के मशहूर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मैं उनसे अक्सर मिलने जाता, लेकिन उनकी शायद उम्र पूरी हो गई थी। पहले अम्मा और फिर अब्बा दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनके दिल और आंखों में एक तसल्ली थी कि उनका बेटा अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर चुका है जिसके ख्वाब अम्मा अब्बा ने देखे थे। उनके जाने के बाद ज़िंदगी कुछ दिन उदास रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपने डिगर पर वापस लौट आई। एक रात मैं एक मशहूर बिजनेसमैन की पार्टी में गया। वहाँ माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। मौसीकी, मशरूबात और खूबसूरत चेहरों से सजा हर गोशा मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। एक आदमी मेरे करीब आया, बोला, हमाद साहब, अब आप हमारे क्लब के मेंबर हैं, कुछ ख़ास पेश करना है आपके लिए। मैंने नज़रें फेरते हुए पूछा, क्या है? बस आइए खुद देख लीजिए। वो मुझे एक पोशीदा कमरे में ले गया जहाँ मौसीकी मदम थी, लेकिन चेहरे रोशन। वहाँ एक मेज़ पर चंद लड़कियाँ बैठी थीं, हंस रही थीं। मशरूबात के जाम गर्दिश में थे। मेरे लिए ख़ास सीट रखी गई थी। मैं वहीं बैठ गया। पहली बार मेरे हाथ में वो जाम आया जिसे मैंने हमेशा दूसरों के हाथ में देखा था। एक लड़की मेरे करीब आकर बोली, हमाद साहब, आप हमारे नायब मेहमान हैं। मैंने हंसते हुए कहा, शायद अब मैं मुस्तकिल मेहमान बन जाऊं। वो हंसी और वो रात मेरे लिए एक नया राह खोल गई। अगले दिन फैक्ट्री में लेट पहुंचा। रिमशा ने पूछा, रात कहाँ थे? फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? मैंने मोबाइल उठाकर दिखाया, बैटरी ख़त्म हो गई थी। पार्टनर के साथ देर तक मीटिंग थी। उसने यकीन कर लिया। वो हमेशा यकीन कर लेती थी। कुछ दिन बाद नगमा बीबी का तारुफ हुआ। वो एक बासर औरत थी, बिजनेस कम्युनिटी में मशहूर, लेकिन उसकी महफिलें अंदरूनी हलकों में ज़्यादा मशहूर थीं। एक पार्टी में उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, हमाद, तुम जैसे नौजवानों को कुछ ख़ास दिखाने का दिल है। नगमा बीबी ने मेरे लिए वो दरवाज़ा खोला जिसके पीछे वो सब कुछ था जो कभी मैं सिर्फ फिल्मों या कहानियों में सुनता था। पहली बार जब मैं उसके साथ उसकी महफिल में गया तो हैरत से ज़्यादा तजस्सुस था। वो जगह एक आम इमारत के पिछले हिस्से में वाक़ थी, लेकिन अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल जाता। हल्की रोशनी, मधम मौसीकी और महंगे परफ्यूम की मिली जुली खुशबू। हमाद बेटा, यहाँ हर चीज़ ख़ास है, बस चुनने की देर है। नगमा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं खामोशी से कमरे के अंदर देखता रहा। सामने सोफों पर मुख्तलिफ लड़कियाँ बैठी थीं, हर एक अलग अंदाज, अलग लिबास, अलग बातचीत। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी। मैं नज़रें चुरा गया, लेकिन नगमा ने मेरी पुश्त पर हाथ रखकर कहा, आज तुम नए हो, कल ये सब तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। पहली रात एक गुमराहकुन तजस्सुस ने मुझे थाम लिया। दौलत की वजह से मैं ख़ास मेहमान था। मेरे लिए हर हद अबूर की जा सकती थी। नगमा बीबी ने एक लड़की को इशारा किया, ज़ैनी, हमाद साहब को कंपनी दो। ज़ैनी हंसती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई। वो चमकती आंखों वाली लड़की थी। बोली, हमाद साहब पहली बार आए हैं? हाँ, और तुम भी ख़ास लग रही हो। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा। वो हंसकर बोली, यहाँ सब खास होते हैं, बस कुछ ज़्यादा कुछ कम। उस रात के बाद मेरी वापसी का कोई सवाल नहीं था। अगले दिन और फिर अगला, मैं हर रात वहीं होता। हर बार नया चेहरा, नई बात, नई फिज़ा में ने बस एक असूल बनाया, दिल नहीं लगाना, सिर्फ वक्त गुजारना। रिमशा को कुछ खबर न थी। वो अब भी वही पुरानी रिमशा थी। हर सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार, हर रात मेरे इंतज़ार में आंखें बिछाए। मैं रोज़ नया बहाना बनाता। क्लाइंट्स के साथ था, बिजनेस ट्रिप था, देर हो गई। अक्सर वो कहती, हमाद, तुम अब बहुत बदल गए हो। पहले तुम छोटी छोटी बातें भी मुझसे शेयर करते थे, अब तुम बहुत दूर हो गए हो। ज़िंदगी बदल गई है रिमशा, सब कुछ बदल गया है। मैं जानता था जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए कोई चीज़ गलत या सही नहीं रही थी। बस मेरी ख्वाहिशात थी और उनकी तकमील। नगमा बीबी अब मेरे मामूलात का हिस्सा बन चुकी थी। अक्सर वो ख़ुद मुझे कॉल करती, हमाद, आज एक ख़ास मेहमान आ रहा है, तुम ज़रूर आना। एक बार उसने मुझे एक पुरस्कार पार्टी में बुलाया जहाँ सिर्फ मखसूस लोग आ सकते थे। एक बंगले में, शहर के मुज़ाफ़ात में, जहाँ पहुँचते ही फ़ोन बंद करना होता था और चेहरे पर नकाब पहनना लाजमी। वहाँ दाखिल होती ही एक नई दुनिया मेरा इस्तकबाल करती। कमरे नीम, तारीक दीवारों पर अजीब तस्वीरें और माहौल में एक पुरअसरार खामोशी। नगमा मेरे कान में बोली, ये वो जगह है जहाँ तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो बग़ैर किसी सवाल के। मैंने वहाँ कई ऐसे चेहरे देखे जो आम जिंदगी में बावकार मुअज़्ज़ज़ माने जाते थे, लेकिन यहाँ
यहाँ सब बराबर थे, सब बेनकाब। मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं खुद हैरान होता, क्या मैं वही हमाद हूँ जिसने माँ बाप की उम्मीदों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता, ये सब मैंने खुद के लिए हासिल किया है, ये सब मेरा हक है। एक दिन जब मैं फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा था तो अकाउंटेंट आया और बोला, सर पिछले 3 महीने में आपके पर्सनल अकाउंट से 4 करोड़ निकल चुके हैं, सब कैश विड्रॉल हैं। मैंने फाइल ली, दस्तखत किए और कहा मज़ीद ज़रूरत हो तो बताना, फ़िक्र मत करो। अब मैं सिर्फ खर्च कर रहा था, वक्त पैसा खुद को। मेरी रातें नगमा के अड्डों पर गुजरती और दिन बिजनेस की मीटिंग्स में कोई मुझे कुछ ना कहता, क्योंकि मैं मालिक था और मालिक से सवाल नहीं किए जाते। उस रात नगमा बीबी ने खुद कॉल की थी, हमाद आज कुछ खास है तुम्हारे लिए, नई चीज़ है, जैसे तुमने मांगा था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बगैर कुछ पूछे निकल पड़ा। अब जो मामूल बन चुका था, एक फ़ोन कॉल, एक वादा, एक चेहरा। और एक रात नगमा बीबी ने वक्त और जगह का पैगाम भेज दिया। जगह शहर के बाहर एक वीरान सा चौराहा था, जहाँ से अक्सर वो लड़कियाँ गाड़ी में बिठाई जाती थीं जिन्हें किसी के लिए तोहफा समझा जाता। मैं पहुंचा तो सड़क सुनसान थी। गाड़ी के हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक मकाम पर रोशनी में एक धुंधली थी शबिया नजर आई। मैंने ब्रेक मारे, घोड़े गाड़ी रोकी तो देखा वो एक दुबली पतली छोटे कद की लड़की थी। साफ सुथरा लेकिन बहुत सादा लिबास, सर पर सफ़ेद स्टालर और नजरें झुकी हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, बैठो। वो आहिस्तगी से आई और मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में खामोशी थी। मैंने उसे एक नज़र देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 14 साल होगी। चेहरा मासूम, इतना खामोश जैसे ज़ुबान उसे रूठ गई हो। हाथ उसकी गोद में जुड़े हुए थे जैसे खुद से लिपटे हों। यह पहला लम्हा था जब मेरे अंदर कुछ हल्का सा टूटा। न जाने क्यों उसकी मौजूदगी मुझे सुकून न दे सकी जिसकी मैं आदी हो चुका था। मैंने अपनी नज़रें सड़क पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। गाड़ी सड़क पर खामोशी से चल रही थी, लेकिन अंदर जैसे एक जंग छिड़ी थी। वो लड़की पास बैठी थी, नज़रें अब भी झुकी हुई थीं। स्टालर से उसका चेहरा मुकम्मल नहीं छुपा था, लेकिन जितना नज़र आ रहा था वही काफ़ी था। मेरे अंदर कुछ बदलने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई आईना मेरे सामने रख दिया गया हो, जिसमें मैं अपनी नहीं किसी और की बर्बादी देख रहा था और मैं ही उसका हिस्सा था। मैंने गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो कांप रही थी। तुम्हें डर लग रहा है? मैंने आहिस्ता से पूछा। उसने गर्दन हिलाई, फिर कुछ लम्हों बाद बोली, साहब जी मैं बस जल्दी से काम मुकम्मल करना चाहती हूँ, अम्मा का हाल बहुत बुरा है। मैंने गहरा सांस लिया। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं लिखा जो मैंने उन लड़कियों में देखा है जो खुद चलकर उन जगहों पर जाती हैं। तुम अलग हो। उसने मेरी बात पर सर झुका लिया, फिर अचानक जैसे बंध टूट गया। वो बोलने लगी, अब्बा मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही चल बसे। अम्मा ने ही पाला, काम करके दूसरे के घरों में बर्तन धोकर हम दोनों का गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन अम्मा ने कभी हार नहीं मानी। मैं खामोश सुनता रहा। वो बोलती गई, पिछले महीने अम्मा की तबीयत बिगड़ गई, बुखार, खांसी और फिर सांस लेने में तकलीफ़। डॉक्टर ने कहा दवा महंगी है। हमने जमा पूंजी ख़त्म कर दी, रिश्तेदारों से मांगा, सब ने इनकार किया। आखिर चचा के पास गई अम्मा की दवा के लिए। चचा ने क्या कहा? मैंने पूछा। दिल बुझल होने लगा। उन्होंने कहा अगर पैसे चाहिए तो एक काम करना होगा। मुझे एक औरत के पास ले गए। वो औरत नगमा बीबी थी। उसने कहा तुम्हें एक जगह जाना होगा, वहाँ जो शख्स मिलेगा उसके साथ चली जाना, जितना वो दे ले लेना, फिर वापस चली आ जाना। तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने कोई सोने की मोहलत भी नहीं ली। अम्मा की सांसें कमज़ोर पड़ रही थीं, मेरी आंखों के सामने वो तड़प रही थीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिमाग में जैसे शोर था। हर वो रात, हर वो लम्हा जब मैं नगमा बीबी के अड्डे पर जाता था, सब एक साथ याद आ गया। लेकिन आज पहली बार उन रातों का मतलब बदल रहा था। तुम जानती हो तुम्हारे चचा ने तुम्हें बेचा है, मैंने सख्ती से कहा। वो आहिस्ता से बोली, हाँ पता है, उन्होंने नगमा बीबी से पैसे ले लिए होंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी अम्मा की ज़िंदगी चाहिए। मैंने जेब से 40,000 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये पैसे लो और वापस जाओ, अपनी अम्मा का इलाज करवाओ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, और तुम भी कभी दोबारा ऐसी जगह जाने का सोचना भी मत।
तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे ख्वाब ख़त्म नहीं हुए, बस तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वो रो पड़ी। इस बार ज़ोर से मैंने उसके आंसू साफ नहीं किए, न तसल्ली दी, बस दरवाज़ा खुला और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह आहिस्ता से उतरी और पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते पर खामोशी रही। जब उसका मोहल्ला आया तो मैंने गाड़ी रोकी। यहीं रहती हो जी, इस गली के आखिर में जाओ और वादा करो कभी भी दोबारा ये फैसला नहीं करोगी। उसने हिचकियों के दरमियान सर हिलाया। वादा। वो उतर कर चलने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई सर मदद के लिए आया था बगैर कुछ लिए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता से आगे बढ़ा दी। उस रात मैं घर देर से नहीं पहुंचा। रिमशा जाग रही थी। दरवाज़ा खोला, कहा, आज जल्दी आ गए आप। मैंने बस सर हिलाया। हाँ, बस थक गया था। वो मुझे देखती रही। शायद उसे महसूस हुआ हो कि कुछ बदल गया है। मैं सीधा अपने कमरे में गया और कई घंटे छत देखता रहा। ना नगमा बीबी का फ़ोन आया, ना मैंने किसी से रब्ता किया। बस एक चेहरा बार बार सामने आता रहा, वो सादा सा खौफज़दा चेहरा, वो सच जो मुझे तोड़ गया था। मुझे नहीं पता था कि एक लम्हा, एक वाक़या इंसान को अंदर से बदल सकता है, लेकिन मैं ख़ुद को वही शख्स महसूस नहीं कर रहा था जो कुछ दिन पहले तक अयाशी को कामयाबी समझता था। अगली सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी, मगर मेरी नज़रें सामने स्लाइड पर नहीं, खिड़की से बाहर कहीं ठहरी हुई थी। कोई बात कर रहा था, कोई हिसाब समझा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वो चेहरा घूम रहा था। वो छोटी सी लड़की, वो सादा लिबास, वो लरसती आवाज़। हमाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैनेजर ने सवाल किया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से कहा, नहीं, सब ठीक है, आप लोग आगे बढ़ाएं। मैं पहली बार किसी मीटिंग में खामोश रहा। दिन भर की मसरूफियात के बावजूद दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। शाम को घर वापस आया तो रिमशा किचन में थी। कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। वो आटे में हाथ भरे कुछ गुनगुना रही थी, जैसे उसे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं। आज तुम बहुत पुरसुकून लग रही हो रिमशा, मैंने कहा। पता नहीं, लगता है तुम आज कुछ बदले बदले होश हो। शायद हूँ, मैंने जवाब दिया और उसके साथ बैठकर खाना खाया। हफ्तों बाद वो कुछ बोली नहीं, बस हैरत से मुझे देखती रही। अगले दिन जब नगमा बीबी ने कॉल की तो मैंने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया। 3 बार उसका फ़ोन आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। रात को गाड़ी निकाली तो नगमा के अड्डे की तरफ रुख करते करते रुक गया, यू टर्न लिया और घर वापस आ गया। ये छोटा सा फैसला मेरे लिए नया था, लेकिन इसी में एक अजीब सी तस्कीन थी। आप आज फिर जल्दी आ गए? रिमशा ने हैरानी से पूछा। बस कहीं दिल नहीं था, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। वो बात ख़त्म करके चली गई, मगर मैं जानता था कि उसके दिल में सवाल उभरा है। मैं दिनों में कम बोलने लगा, रातों में कम जागने लगा और ऐसा ऐसा नगमा के अड्डे से दूरी अख्तियार करने लगा। एक बार वो खुद मेरे दफ्तर आई, कहने लगी, हमाद क्या हुआ है तुम्हें? तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। हाँ, वो ही रहना भी नहीं चाहता। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। जानते हो, मैं चाहूँ तो सबको छोड़ सकता हूँ, और अब वही करने का वक्त है। नगमा के चेहरे पर पहली बार संजीदगी आई, लेकिन उसने कुछ ना कहा। उठकर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक सर्द धमकी थी। मेरे दिल में उस जगह के लिए कराहियत जन्म लेने लगी। अब वहाँ जाने का तस्वुर भी बोझ लगता था, जैसे मैं किसी गटर में दोबारा कदम रखने की हिम्मत ना कर पा रहा हूँ। रिमशा ने मेरी बदलती हालत पर सवाल नहीं किया, लेकिन उसने मेरा हर अंदाज़ पढ़ना शुरू कर दिया था। एक दिन बोली, हमाद साहब, कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? नहीं, बस थोड़ा उलझा हुआ हूँ, तो मैं सुन सकती हूँ। जैसे तुमने पहले सुनाया था। मैं चुप रहा, लेकिन मुझे ये खामोशी पहली बार काटने लगी। अब मैं अक्सर उसके साथ बैठता, खाना खाता, पुराने एल्बम्स निकालता या रात को लॉन में चहलकदमी करता। वो हैरत में डूबी रहती, कभी कभार पूछती, क्या सब ठीक है ने? नहीं, लेकिन अब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चल रहा था, लेकिन एक और चीज़ ऐसा मेरे साथ हो रही थी जिसे मैं नज़रअंदाज कर रहा था। थकन, वह मुस्तकिल हो चुकी थी। खांसी, कभी कभार, कभी जिस्म में बेवजह दर्द। पहले सोचा मौसम की मार है, फिर सोचा काम की थकन, लेकिन जब ये मुसलसल होने लगा तो रिमशा ने कहा, चलो डॉक्टर के पास, बहुत काम है। फिर कभी हमारी सेहत पहले है। रिमशा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानता था मैं ठीक नहीं था। एक दिन ऑफिस में चक्कर आ गया, सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कुर्सी पर गिरने से पहले सिर्फ एक आवाज़ सुनी, सर।
सर हमाद सर, होश आया तो अस्पताल में था। रिमशा मेरे पास बैठी थी और एक डॉक्टर रिपोर्ट्स देख रहा था। आपकी तबीयत कब से ख़राब है? डॉक्टर ने सवाल किया। कुछ दिनों से मामूली सी बात है, मामूली बात होती तो बेहोश ना होते। हम मज़ीद टेस्ट करेंगे आपके। रिमशा ने मेरा हाथ थामा। अब कुछ मत पूछ छुपाना। हमाद, मैंने नज़रें चुरा ली। दिल में खौफ था जो पहले कभी नहीं था। अगले दिन मज़ीद ब्लड टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा हम कुछ इन्फेक्शंस चेक कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे मैं सिर्फ छत को देखता रहा। बार बारिश हो रही थी और मेरे अंदर कोई टूटने के करीब था। वो सब रातें, वो सब गलतियां, सब याद आ रहे थे। रिमशा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई थी, मैं चाहे जितना भी बदल जाऊं, माजी अपनी कीमत ज़रूर लेता है। और शायद वो वक्त आ चुका था। अस्पताल का कमरा पुरसकून था, लेकिन कमरे के अंदर एक ऐसा शोर था जो सर मुझे सुनाई दे रहा था। दीवार पर चलती घड़ी की सुइयां जैसे मेरी ज़िंदगी गिन रही थी। डॉक्टर अंदर आया, हाथ में एक फ़ाइल थी, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी। हमाद साहब, आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो अक्सर बुरी खबर से पहले सुनाई देती है। मैंने सीधे होकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म जैसे जान ही नहीं रही थी। क्या मसला है? मैंने मामूली से लहजे में कहा। डॉक्टर ने कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठते हुए कहा, हमें अफसोस है मगर आपको HIV पॉजिटिव है और यह बीमारी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लफ्ज़ों का बोझ मेरे सीने पर ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ आकर बैठ गया हो। मैंने पलकें झपकी जैसे सुनने में कोई गलती हो गई हो। क्या आपको यकीन है? मेरी आवाज़ खुद मेरे कानों में अजनबी लग रही थी। मैंने तमाम टेस्ट कंफर्म किए। आपके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी कम हो चुकी है कि किसी भी इन्फेक्शन से ख़तरा बढ़ सकता है। मैं खामोश हो गया। आंखें छत की तरफ उठी जहाँ बस एक सफ़ेद खालीपन था। जहन में एक एक चेहरा आने लगा। रिमशा, मेरे वालिदैन, वो मासूम बच्ची, और नगमा बीबी के वो दर्जनों चेहरे जो धुंधले पड़ चुके थे। कितना वक्त है मेरे पास? डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, यह बताना मुश्किल है। हो सकता है आप कुछ हफ्ते जी लें, हो सकता है 1 महीना, लेकिन बेहतरी की उम्मीद कम है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। डॉक्टर चला गया और मैं बिस्तर पर लेट गया। सांस लेते हुए महसूस हो रहा था जैसे हवा भी अपना बोझ दिखा रही हो। अगली सुबह रिमशा को उम्रे के लिए जाना था। मैंने उसे नहीं बताया। उसने बैग पैक किया, कमर पर चादर डाली और मेरी तरफ आकर बोली, हमाद दुआ करना अल्लाह मुझे अपने करीब बुलाए। मैं दुआ करूँगा। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, तुम अपना ख्याल रखना। उसने मेरा माथा चूमा और रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद जैसे कमरे में अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, कभी आंखें बंद करता, कभी खोलता, कभी सोचता, कभी सिर्फ खाली देखता। कुछ देर बाद अस्पताल के पर्दे हटे। एक नर्स अंदर दाखिल हुई। उसने मुझे देखा, हर किसी मुस्कुराहट दी। मैंने नज़र मोड़ ली। अब किसी से बात करने का दिल नहीं था। वो ब्लड प्रेशर चेक करती रही, कुछ लिखती रही और फिर खामोशी से बाहर चली गई। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरे लिए वक्त अब एक बेमानी सी गिनती बन चुका था। खाना आता, मैं आधा छोड़ देता। दवाइयाँ रखी जाती, मैं हाथ भी ना लगाता। एक दिन मैंने अपना मोबाइल खोला। नगमा बीबी का पुराना मैसेज अब भी अनरीड पड़ा था। लौट आओ हमाद, तुम्हारे लिए सब वैसा ही है। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और मोबाइल ऑफ़ कर दिया। एक दिन शाम को मैंने अलमारी में रखी अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन की खुशी होगी। मैं हंस दिया, एक थकी हुई टूटी हुई हंसी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे कई दिन गुजर चुके थे। रिमशा मक्का में थी और मैं वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जा रहा था। हर रोज़ एक जैसा था, वही सफ़ेद छत, वही दवा की खुशबू और वही खामोशी जिसमें अब मौत की आहट सुनाई देने लगी। डॉक्टर्स दिन में दोबारा आते, रिपोर्ट्स देखते, खामोश होकर सर हिलाते और चले जाते। एक नर्स बाकायदा से आती थी, सुबह भी शाम भी। उसकी मौजूदगी में कोई दिखावा नहीं था। वो खामोशी से आती, दवा देती, ब्लड प्रेशर चेक करती और कभी कभार पानी का गिलास थमा देती। एक शाम जब मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था, मुझे किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की चाप जैसे कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस मेरे दिल तक आ रही थी। आंखें खोली तो वही नर्स सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार चेहरा वाज़ेह था। मैंने गौर से देखा, एक लम्हा लगा पहचानने में, फिर दिल जैसे रुक गया।
तुम वही हो ना? मेरी आवाज़ कांप गई। वो हौले से मुस्कराई, सर हिलाया। जी मैं वही हूँ। मैं सीधा होकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदन में सकत नहीं थी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें इस हाल में यहाँ नहीं देखा था, और मैंने आपको इस हाल में देखने की कभी दुआ नहीं की थी। उसने कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? जिस दिन आपने मुझे पैसे देकर बचाया था, उसी दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। एक इदारा हमें वहाँ से ले गया, पढ़ाया, तरबियत दी। मैंने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया। अब उसी इदारे की मदद से इस अस्पताल में काम कर रही हूँ। मेरे दिल की हालत अजीब थी। आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी, लेकिन दिल जैसे सुकून से भर गया था। और तुम रोज़ आती हो, हर रोज़ सुबह से शाम तक, और हर दिन आपके लिए दुआ करती हूँ। क्यों? मैंने ऐसा से पूछा। क्योंकि आपने मेरे लिए वो किया जो कोई अपना भी नहीं करता। एक वक्त था कि मैं टूट चुकी थी, लेकिन आपने मुझे गिरने नहीं दिया। अब अल्लाह से दुआ है कि आपको गिरने न दे। मेरी सांसें भारी हो रही थी। अब वक्त कम है मेरे पास। ये कौन कहता है, डॉक्टर या आपका ज़मीर? शायद दोनों। मैंने कहा। वो बोली, मुझे यकीन है अल्लाह मुआवजा करेगा। अगर उसने मुझे बचाया तो वो आपको भी बचा सकता है। इसकी आंखों में जो यकीन था वो मेरे अंदर कुछ हिला रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे जैसी लड़की, तुम जैसी बेटी अल्लाह किसी को अता करे। मैं तो आपकी दुआ का नतीजा हूँ, और अब मेरी दुआ है कि आप फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। अगले चंद दिन वो मुसलसल मेरे साथ रही। मेरी दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी मेरी बात वही करवाती। वो कभी ज़बरदस्ती खाना खिलाती, कभी कुरान की आयत पढ़कर मेरे सिरहाने रखती। एक दिन सुबह जब मैं आंख खोल रहा था तो डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो पहले दिन थी। रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी। हमाद साहब, आपकी ताज़ा रिपोर्ट पहले से बेहतर है। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। हम हैरान हैं। जिस मरीज़ की कुव्वत मुदाफ़त तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, अब वो बेहतर हो रही है। ये कोई नॉर्मल प्रोग्रेस नहीं है, शायद ही कोई मौजज़ा है। नर्स जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी, अब मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर चला गया। मैंने उसे देखा और कहा, यह सब तुम्हारी दुआ का नतीजा है। करने वाला अल्लाह है, मैं तो बस वसीला बनी हूँ। मैंने आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी वापस आ रही थी। जिस्म हल्का महसूस हुआ, दिल जैसे धड़कने लगा हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पहली बार पूछा। माहीन, उसने आहिस्ता से कहा। माहीन, अगर तुम ना होती शायद मैं भी ना होता। उसने हंसकर कहा, आप होते बस दुआ थोड़ी देर से पहुंचती। रिमशा अब भी उम्र पर थी। उसकी वापसी के दिन करीब थे। मैंने फैसला किया था कि वो आए तो मैं सच बताऊंगा, सब कुछ। लेकिन आज पहली बार लगा था कि शायद मैं जिंदा रह जाऊंगा। सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि बदल कर, संवर कर। और ये तब्दीली किसी दवा ने नहीं, किसी दुआ ने दी थी। माहीन की एक मासूम बेटी की, जिसे मैंने कभी माजी में गुनाह से बचाया था। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से छन छन अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर नीम दराज लेटा था और बाहर चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ सुन रहा था। काफ़ी दिनों बाद लगा कि ये आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी की एक नई गवाही है। नर्स महीन जो हर सुबह मुझे दवा देती थी, हस्ब मामूल वक्त पर आई। हाथ में फाइल थी और चेहरे पर वही संजीदगी जिसमें अब एक नरम रोशनी शामिल हो चुकी थी। हमाद साहब, आज डॉक्टर खुद आपसे बात करेंगे, उसने धीरे से कहा। मैंने गर्दन हिलाकर उसे देखा। क्या रिपोर्ट आ गई है? जी। आज सुबह की चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और डॉक्टर दाखिल हुआ। हाथ में रिपोर्ट, चेहरे पर हैरत और एक अजीब उलझन। हमाद साहब, आपकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमारे अंदाज़ों से बहुत मुख्तलिफ आई है। मैं खामोश रहा। कुछ लम्हों के लिए कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीप सुनाई देती रही। डॉक्टर ने कुर्सी खींची और रिपोर्ट मेज़ पर रखते हुए बोला, एड्स के जिस मरहले पर आप थे वहाँ से बेहतरी आना, वो भी इस रफ्तार से तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप, मेरी आवाज़ पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही थी। हमें मानना पड़ेगा कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में वाज़ेह बेहतरी आई है। वायरस की शिद्दत कम हुई है और आपका जिस्म दोबारा ख़ुद को बहाल कर रहा है। माहीन एक तरफ खड़ी मुस्करा रही थी, जैसे वो जानती हो कि डॉक्टर क्या कहने वाला है। डॉक्टर ने फिर कहा, साइंसी तौर पर इसका कोई फौरी जवाब हमारे पास नहीं। इस रफ्तार से सियाजाबी सिर्फ मुआवजा कही जा सकती है। मैंने नज़रें माहीन की तरफ घुमाई, जो अब खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं समझ गया ये वही दुआ थी जिसने मुझे अंधेरे से वापस खींचा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मेज़ पर रख कर कहा, अगर ये बेहतरी
اسی طرح جاری رہی تو ہم چند ہفتوں میں مزید مثبت نتائج کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف میں اور ماہین تھے۔ یہ تمہاری دعا تھی نا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ اللہ کی مرضی تھی، لیکن میں نے دن رات آپ کے لیے دعا مانگی تھی حماد صاحب، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اس دن کیسی یقین تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ جیسے مجھے اس دن یقین تھا کہ آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہی یقین میں اللہ سے بھی لائی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن آنسوؤں کے ساتھ پہلی بار دل میں شکر تھا، خوف نہیں۔ 2 دن بعد دوبارہ رپورٹس آئیں اور ان میں بھی بہتری تھی۔ ڈاکٹر نے دوا کی شدت کم کر دی اور مجھے کمرے کے باہر چہل قدمی کی اجازت دے دی۔ پہلی بار جب میں وہیل چیئر کے بجائے اپنے قدموں پر چلا، ماہین میرے ساتھ تھی۔ یہ ہسپتال کی راہداری بہت چھوٹی لگتی ہے نا؟ میں نے کہا۔ جب انسان دوبارہ جینا سیکھ لے تو سب چھوٹا لگنے لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں خاموش چلتے رہے۔ ہر قدم میرے لیے ایک نئی زندگی کا اعلان تھا۔ رمشا واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا۔ وہ ہسپتال آئی تو میں کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم بہتر لگ رہے ہو، وہ بولی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ میں بہتر ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ اب میرے پاس جھوٹ نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا۔ میری زندگی میں وہ کچھ تھا جو تمہیں کبھی پتہ نہ چلا، اور نہ ہی تم نے جاننے کی کبھی کوشش کی، لیکن اب میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، سب کچھ۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، میں سننے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، نغمہ بی بی، عیاشی، بیماری، اور پھر ماہین کی کہانی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، نہ ایک لفظ بولی، نہ ایک آنسو کو صاف کیا۔ آخر میں بس اتنا کہہ گئے، اگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو میں کون ہوں کچھ کہنے والی؟ میں نے اس کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی واپس نہ آتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اب تمہیں خود کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ ہم دونوں باہر لون میں آ گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی کی آخری لکیریں جیسے ہماری زندگی کے تاریک پہلوؤں کو دھیرے دھیرے روشن کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہین بھی آئی۔ رمشا نے اسے گلے لگایا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں بیٹی ماہین۔ بیٹی ماہین نے سر جھکا کر کہا، یہ سب آپ کے شوہر کی پہلی نیکی کا صلہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور گناہ کبھی چھپتے نہیں، لیکن اگر نیت بدل جائے تو زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ میں اب بھی بیمار تھا، لیکن امید میرے ساتھ تھی، اور یہ امید کسی دوا سے نہیں، ایک دعا سے آئی تھی، ایک معصوم، بے بس اب مضبوط لڑکی کی دعا جو میری بیٹی جیسی بن چکی تھی، اور شاید یہی میرا اصل کرشمہ تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد گھر لوٹتے وقت گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں خاموش رہا۔ رمشا میرے برابر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور کبھی کبھار آئینے سے ہماری طرف دیکھ لیتا۔ شاید وہ بھی حیران تھا کہ وہی حماد جو ہمیشہ فون میں مصروف ہوتا تھا آج بالکل خاموش ہے۔ راستے میں میں نے رمشا کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں ماہین اور اس کی ماں کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ رمشا نے فوراً سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہ رہی تھی۔ وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر گئیں؟ اس کی ماں ابھی بھی کرائے کے مکان میں ہے اور وہ بیمار بھی ہے۔ میرے خیال میں انہیں یہاں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ۔ محفوظ اور باعزت گھر پہنچ کر میں نے فوراً ماہین کو فون کیا۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی حماد صاحب۔ نہیں، اب صرف حماد کو ہو، اور سنو، اگر برا نہ لگے تو میری بات سنو۔ میں چاہتا ہوں تم اور تمہاری اماں ہمارے ساتھ آ کر رہو۔ کچھ لمحے وہ خاموشی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے تم نے مجھے زندگی دی ویسے ہی میں اب تمہیں ایک محفوظ زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے بنگلے پر آئیں۔ دروازہ رمشا نے خود کھولا۔ ماہین کی ماں نحیف سی عورت تھی، لیکن آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ رمشا نے ان دونوں کو اندر بلایا اور کہا، یہ اب آپ کا بھی گھر ہے۔ میں نے ماہین کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میں تمہیں بیٹی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، لیکن اگر ہوتی تو میں چاہتا کہ وہ تم جیسی ہو۔ ماہین کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ احسان نہیں، یہ میرا قرض ہے جو میں اب اتار رہا ہوں۔ رمشا نے گھر کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ دنوں میں وہ حصہ زندگی سے بھر گیا۔ ماہین اب ہم میرے ساتھ بزنس کے چھوٹے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ تیزی سے سیکھتی اور ہر چیز کو ذمہ داری سے سنبھالتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سوچا تھا کہ تم اس جگہ تک پہنچ جاؤ گی؟ نہیں، لیکن
आपने जो भरोसा किया उसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। रिमशा अब अक्सर मुस्कुराती नजर आती। वह माहीन को साथ लेकर मार्केट जाती, किचन में उससे मशवरा करती और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी लगती। मैं इन दोनों को देखकर सोचता, शायद अल्लाह ने मेरे खाली दिल को इन दो रिश्तों से भर दिया था। मैंने फैक्ट्री में एक नया शोबा खोला, वुमेन एम्पावरमेंट यूनिट। उसमें वो लड़कियां काम करती थीं जिन्हें ज़िंदगी ने धुतकारा था। उनकी तरबियत होती, हुनर सिखाए जाते और इज्जत से जीने का तरीका दिया जाता। माहीन ने वहाँ बतौर कोऑर्डिनेटर काम शुरू किया। पहली मीटिंग में वो लड़कियों के सामने बोली, मैं भी कभी ऐसे ही हालात में थी, लेकिन किसी ने मुझे गिरने से बचाया। अब मेरी बारी है। उस दिन के बाद हर लड़की के आंखों में एक नया अज़म नज़र आने लगा। रिमशा एक दिन मेरे पास आई, मेरे सामने बैठकर बोली, मैंने आज खुद को बहुत मुकम्मल महसूस किया। तुमने जो कुछ किया वो एक नई ज़िंदगी की बुनियाद है। कभी कभी नेकी करने का मौका बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब बदल जाता है। अब तुम बदल चुके हो हमाद। मैंने उसके हाथ पकड़े। हाँ, और इस बदलाव की वजह तुम हो और वो बच्ची जिसको दुआ मुझे वापस लाई। रात को जब सब सो चुके थे, मैं छत पर गया। आसमान साफ था, सितारे जगमगा रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे मौका दिया। मेरी दुआएं अब उनके लिए है जिन्हें कोई दुआ देने वाला नहीं। अब मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता, नमाज़ पढ़ता, घर के लॉन में बैठकर परिंदों को दाना डालता और फिर दफ्तर जाता। शाम को रिमशा, माहीन और उसकी माँ के साथ मिलकर खाना खाता। ज़िंदगी अब तवाज़ुन में थी। माहीन के कहने पर मैंने एक नए फलाई ट्रस्ट की बुनियाद रखी। मकसद था उन लड़कियों को नई ज़िंदगी देना जिन्हें दुनिया सिर्फ गुनाह की नज़र से देखती है। हर महीने की पहली तारीख को मैं खुद उन लड़कियों से मिलता, उनकी कहानियाँ सुनता और बताता, ये दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है लेकिन तुम खुद को मत ठुकराना। माहीन अक्सर कहती, अब्बू, कभी कभी एक वक्त का फ़ैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता और कभी किसी का आंसू पूरी रूह को धो देता है। ये मेरा नया सफ़र था, सच के साथ, मोहब्बत के साथ और उन रिश्तों के साथ जो किसी खून से नहीं, किसी नीयत से बनते हैं। सुबह का वक्त था। मैं फाउंडेशन के दफ्तर में बैठा अपनी कुर्सी पर झूला ले रहा था। मेज़ पर फाइलों का ढेर था, लेकिन नज़र खिड़की से बाहर लॉन में खेलती बच्चियों पर थी जो अब इस इदारे का हिस्सा थी। इनमें कई चेहरे वो थे जो चंद महीने पहले सड़कों पर ठोकरें खा रही थीं। अब इनकी आंखों में खौफ नहीं, ख्वाब थे। मैंने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल बजाई। चंद लम्हों बाद माहीन अंदर आई, सर पर दुपट्टा, हाथ में टैबलेट, चेहरे पर एतमाद। आज नए अपॉइंटमेंट्स हैं। 3 बच्चियां लाहौर से आई हैं। क्या कहानी है? उनकी 2 बहनें हैं यतीम। तीसरी लड़की उसके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया है। सबको दाखिल करवा दिया है। अच्छा किया। और डॉक्टर नैला से बात हो गई जी, वो शाम को विज़िट पर आएंगी। मैंने फाइल उठाई, 10 खत किए और उसे थमा दी। इन सब को साफ कपड़े दे देना, खाने का बंदोबस्त और इब्तदाई चेकअप भी माहीन ने सर हिलाया और बाहर निकल गई। ये फाउंडेशन जिसका नाम हमने अमानत रखा था अब शहर भर में पहचानी जा रही थी। मीडिया अक्सर रिपोर्ट करता और कभी कभार सहाफ़ियों की टीम आकर इंटरव्यू लेने की फरमाइश भी करती, लेकिन मेरा असूल था कैमरे से नहीं, किरदार से पहचाना जाए। एक दिन टीवी चैनल से कॉल आई, हम चाहते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, अपनी कहानी सुनाएं। मैंने कहा मेरी कहानी सुनाने के काबिल नहीं, लेकिन जो सबक मैंने सीखा वो शायद सुनाना चाहिए। अगले हफ्ते में लाइव शो में बैठा था। मेज़बान ने तारुफ कराया और सवाल किया, हमाद साहब, आपके अंदर ये तब्दीली कैसे आई? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, एक दुआ ने सब बदल दिया। और दुआ भी किसी ऐसी की जो मेरे हाथों बर्बाद हो सकती थी, मगर मैं वक्त पर रुक गया। क्या आप समझते हैं कि नेकी की कोई कीमत होती है? नेकी की कीमत नहीं, असर होता है। एक दिन मैंने एक छोटी सी नेकी की थी और उसी नेकी ने मुझे मौत से वापस खींच लिया। मैंने कैमरे की तरफ देखा, फिर कहा, मैं नौजवान से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। गलत रास्ते की चमक ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन एक सच्चा अमल, एक खालिस नियत ज़िंदगी बदल सकती है। सोचो, तुम्हारी एक नेकी किसी की दुआ बन सकती है और वो दुआ तुम्हें नई ज़िंदगी दे सकती है। प्रोग्राम के बाद कई कॉल्स आई, नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, हत्ता के कुछ लड़कियों की, जिन्होंने कहा हमें भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। शुक्र है आपने बना दिया। माहीन अब फाउंडेशन का मुस्तकिल चेहरा बन चुकी थी। वो अब दूसरों को भी तरबियत देती, वर्कशॉप्स करवाती
اور لڑکیوں کو ہنر سکھاتی۔ میں اکثر اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا تو دل میں عجیب سی تسلی ہوتی، جیسے اب سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ رمشا نے گھر میں قرآن کلاس کا آغاز کیا۔ ہر ہفتے محلے کی عورتیں آتی، تلاوت سنتی اور دعا کرتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، تمہاری تبدیلی نے میرے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور تمہاری خاموشی نے میری ندامت کو برداشت کیا۔ ایک دن فاؤنڈیشن میں پولیس کی ایک ٹیم آئی۔ ایک SHO میرے آفس میں داخل ہوا، بولا، حماد صاحب، ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے ہم نے چائلڈ ٹریفکنگ سے بازیاب کروایا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، لے آئیں۔ وہ لڑکی اندر آئی، چھوٹے قد کی، آنکھوں میں خوف۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ عائشہ۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اب تم محفوظ ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ پولیس چلی گئی اور ہم نے عائشہ کو رہائش دی، نئے کپڑے دیے اور ماہین اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے مجھ سے کہا، ابو، ہر دن ایک نئی عائشہ آتی ہے، شاید اللہ نے آپ کو اس لیے بچایا تھا اور شاید مجھے اسی لیے گناہ میں ڈبو رکھا تاکہ جب میں لوٹوں تو ان سب کو سنبھال سکوں۔ میری طبیعت اب بھی مکمل بحال نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے، حماد صاحب، آپ کا جسم ایڈز کو روکنے کے لیے مسلسل لڑ رہا ہے، لیکن آپ کا عزم ہمیں حیران کر رہا ہے۔ میں اکثر جواب دیتا، یہ میرا نہیں، ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میرے لیے مانگی گئیں۔ میں جانتا تھا کہ زندگی کی ڈور اب بھی نازک ہے، لیکن اس کا مطلب اب صرف سانس لینا نہیں تھا، کسی کے لیے جینے کا سبب بننا بھی تھا۔ ایک دن میں نے فاؤنڈیشن کے گیٹ پر ایک تختی لگوائی جس پر لکھوایا، یہ جگہ ان کے لیے ہے جنہیں دنیا نے مسترد کر دیا مگر اللہ نے قبول کیا، اور یہی میرے سفر کی اصل قیمت تھی۔ نیکی جس کا بدلہ نیکی، اور دعا جس نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ ایک نیکی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، اور وہی نیکی کبھی نہ کبھی لوٹ کر تمہیں بچا سکتی ہے۔ گناہ جتنا بھی بڑا ہو، سچی توبہ اور خلوص نیت سے ہی زندگی ممکن ہے۔ سچ ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ دوستو، سٹوری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔